कोच मिसबाह उल हक हमारे साथ हैं। मिसबाह भाई आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा बताइएगा कैसी रही सीरीज और क्या पॉजिटिव आपने देखे, और सेकेंडली ये दूसरी दफा हम ये साउथ अफ्रीका में सीरीज जीत रहे हैं। पहली दफा में आप कैप्टन थे और अब आप कोच हैं, तो कैसा देख रहे हैं? फर्स्ट एशियन साइड है जो हम ये सीरीज जीते हैं, थोड़ा सा हमें बताइएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रजा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में बड़ी खुशी की बात है सबके लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ी अच्छी बात है कि होम सीरीज अवे सीरीज में स्पेशली साउथ अफ्रीका की कंडीशंस जो है वो हमेशा से हमें पता है कि बड़ी टफ कंडीशंस है। स्पेशली जो दो वेन्यूज जहाँ पे हमने मैचेस खेले, सेंचुरियन और वॉन्डर्स, प्योर साउथ अफ्रीकन कंडीशंस इन टर्म्स ऑफ पेस एंड बाउंस। तो वहां पे आके इस तरह की परफॉर्मेंस आई थिंक एक यंग टीम के लिए, यंग कैप्टन के लिए, स्पेशली बाबर के लिए आई थिंक बहुत बड़ा एक मोरल बूस्टिंग है और कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा। उससे आगे उसको काफी हेल्प मिलेगी। फिर उसकी अपनी परफॉर्मेंस, फिर फखर जमान की परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर की आई थिंक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, और फिर जिस तरीके से जो यंग बॉलिंग अटैक है जो अब आहिस्ता आहिस्ता मेच्योर हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंसेस आई थिंक बहुत बड़े प्लस है पाकिस्तान के लिए। मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जीत जो है वो बहुत जरूरी है मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए। आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपकी टीम का ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो कोचिंग स्टाफ है या मैनेजमेंट है और फिर कप्तान है, प्लेयर्स हैं, इन सबको मेरे ख्याल में आगे चलने में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो कॉन्फिडेंस लेवल होता है, और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा आपका जीतने से बेहतर होता है। तो आई थिंक पूरे पाकिस्तान के लिए भी, सबके लिए खुशी की खबर है कि यहाँ पे हम सीरीज जीते हैं और दूसरी सीरीज है जो पाकिस्तान यहाँ पे जीत रहा है। तो आई थिंक ये फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगी पाकिस्तान को। ऑब्वियसली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपने भी देखी, हमने भी देखी, टीम में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और अभी बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए उस पर। बट आई थिंक जैसे जैसे आप जीतते हैं तो आई थिंक वो चीजें आप और बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वो एक जो कंसिस्टेंसी फिर आती है और थोड़ा पैनिक से आप बाहर निकलते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है काफी डिसीजंस करना। होपफुली ओवरऑल आई थिंक सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस, हैप्पी टीम के लिए और कप्तान के लिए भी, जिस तरीके से उसने परफॉर्म किया और जिस तरीके से पूरी टीम ने मिलके एक टफ टूर और टफ कंडीशंस में सीरीज जीती है। बहुत शुक्रिया। प्लीज। थैंक यू जी। क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। ऋषि शकूर, माजिद भट्टी, मोइश शाह एंड शाहिद हाशमी। शकूर भाई आपका माइक म्यूट है। अब मेरी आवाज आ रही है रजा? जी आ रही है। जी। मिसबा, जिस तरह अभी आपने कहा कि मतलब कुछ चीजें हैं जो अभी भी इम्प्रूवमेंट की, तो थोड़ी सी उसकी वजाहत करने, क्योंकि दो चीजें हम खासतौर पर इस सीरीज में हमने महसूस की। एक तो शादाब, वैसे तो वो इंजर्ड हो गए, लेकिन जो पीछे से चली आ रही है उनकी जो फॉर्म है, विकेट ना लेना, वो कितना फिक्रमंदी की बात है। और दूसरा दानिश अजीज, आसिफ अली, ये वो प्लेयर हैं कि जिनको आपने मौका दिया, अनफॉर्चुनेटली उनसे रन्स नहीं हुए। तो कुछ इसके बारे में बताएं कि वो कौन से ऐसे शोबे हैं कि जो आप समझते हैं कि अभी भी मतलब उन पर तवज्जो दी जानी चाहिए। देखिए, आपने सही पॉइंट आउट किया। हमें जाहिर है जो एक चीज नजर आ रही है मूविंग फॉरवर्ड, जो आपकी मिडिल ऑर्डर है, लोअर मिडिल ऑर्डर, उसमें आपको एक तो जाहिर है कंसिस्टेंटली रन्स भी चाहिए, दूसरा आपको थोड़ी पावर चाहिए उस स्टेज पे आके, ताकि आप बड़े रन्स कर सके। आजकल क्रिकेट में 350 रन्स भी कल के मैच में भी देखे, वो मुश्किल पिच पे भी 320 से ज्यादा रन्स भी एक टाइम पे सेफ नहीं लग रहे थे, जब विकेटें भी इवन गिर चुकी थी। तो आजकल एक नॉर्मल सी चीज है 330 350 रन्स बनते हैं, और उसके लिए आपको बड़ा जरूरी है आपकी मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर में वो कैपेसिटी हो
टॉप ऑर्डर जिस तरीके से परफॉर्म करना है उस तरीके से हमने उसको फिनिश भी करना है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है मेरे ख्याल में अभी भी अगेंस्ट स्पिन जो हमारी बैटिंग है उस पे हम कोशिश भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, बट मेरे ख्याल में हमें और ज्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत है। इंडिया में अगर हमने अगले 3 वर्ल्ड कप खेलने हैं तो मेजर जो पार्ट होगा आपकी जो सारी मैचेस होंगे वो इसी पे होंगे कि कैसे आप स्पिन बॉलिंग कैसे करते हैं और स्पिन को कैसे बैटिंग के टाइम पे टैकल करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा इसका उन कंडीशंस में। शादाब की बात अगर करेंगे तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये मैं जरूर यहाँ पे कहूंगा कि पहली जो 2 पिचेस जिन पे शादाब खेला है वहां पे हम एक स्पिनर से इसलिए खेले हैं क्योंकि वो पिचेस वहां पे हार्ड पिचेस थी और टर्न का कोई इतना चांस नहीं था, कोई कंडीशन ऐसी नहीं थी। आई थिंक थोड़ा सा अनलकी भी है कि वो इस पिच पे नहीं खेला जिस पे कि नॉन रेगुलर स्पिनर्स भी बड़े मुश्किल थे। स्पिनिंग काफी स्लो पिच था, टर्निंग ट्रैक लग रहा था जिसकी वजह से हमने 2 स्पिनर भी खिलाए। आई थिंक ठीक है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस उस तरीके से नहीं जा रही, बट स्टिल आई थिंक मूविंग फॉरवर्ड जो हमारी आगे क्रिकेट होनी है आई थिंक वो मेजर रोल हमारा प्ले कर सकता है। साथ साथ हम ऑब्वियसली डेवलप कर रहे हैं, उस्मान कादिर एक्सपीरियंस गेन कर रहा है, खेल रहा है, T20 खेल रहा है, कल उसको वनडे में मौका मिला, बॉलिंग अच्छी की है उसने, बट और ज्यादा कंट्रोल लाने की जरूरत है उसको। फिर नवाज की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही है, तो कोशिश यही है कि हम हमारे पास इनफ रिसोर्सेज हों जिसमें हम जिनको हम आगे ये जो 3 इम्पोर्टेंट टूर्नामेंट्स होने हैं इंडिया में उसके लिए इनफ रिसोर्सेज हमारे इस डिपार्टमेंट में उनको यूज कर सकते। अच्छा मिसबा, पाकिस्तान टीम ने कल जहां सीरीज को फिनिश किया, आप समझते हैं जाहिर इम्प्रूवमेंट की तो हर वक्त गुंजाइश होती है कि यही महराज थी जो पाकिस्तान क्रिकेट जाहिर दुनिया की बड़ी टीम को उनके मुल्क में जाके हराया, या मजीद अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं तो क्या हमारे गोल्स हैं? नंबर 2 के पाकिस्तान के जो बड़े और सक्सेसफुल कैप्टन रहे, आप हुए, इमरान खान, जावेद भाई, सलीम मलिक, वसीम अकरम, तो ये सारे उस वक्त कप्तानी में आए, ये आप भी, कि जब आप लोग काफी सीनियर हो गए थे, मंच गए थे और आपको काफी तजर्बा था। लेकिन बाबर आजम का इतना, हालांकि दुनिया में बड़ा नाम है, उसने बैटिंग में वो सिंगल हैंडेडली मैचेस को फिनिश कर रहा है, ये बाबर आजम में इतनी कम उम्री में ये जो इतनी फर्क है कि वो फ्रंट से भी लीड कर रहा है, अंदर भी कुछ अरसे पहले हम लोग खुद क्या कहा करते थे कि शायद ये रिमोट कंट्रोल कप्तान है, बाहर से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन वक्त सबको गलत साबित कर रहा है कि बाबर आजम में जितना कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये सारी चीजें, इसको किस तरह आप समअप करेंगे? सबसे पहले तो टीम की बात आप कर रहे हैं। आई थिंक जो भी आप अचीवमेंट करते हैं वो कोई फाइनल डेस्टिनेशन आपका नहीं है। ऑब्वियसली हर टीम का ये गोल होता है कि आप इस टाइम 3 फॉर्मेट्स खेल रही है पाकिस्तान टीम भी और दुनिया की सारी टीम, तो बेसिकली आपका जो बिगर पिक्चर, जो बिगर रोल होता है, बिगर जो गोल होता है वो यही होता है कि आप देखना चाहते हैं कि टॉप 3 में आपकी टीम हो सारे फॉर्मेट्स में, और आपके लिए एक टारगेट होता है कि जी हमने जैसे साउथ अफ्रीका में आके हम लोग खेले हैं, आगे हमारी इंग्लैंड में सीरीज आ रही है और वहां पे भी इम्पोर्टेंट वनडे मैचेस होंगे हमारे बिफोर के हम आगे मूव करें, फिर T20 के वर्ल्ड कप आ रहे हैं। तो आई थिंक ये स्टेप्स हैं, एक स्टेप लिया है कि यहाँ पे जीती है टीम, कॉन्फिडेंस गेन किया है कि हाँ हम इन कंडीशंस में जीत सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि अभी आप हमारे जो करंट लॉट को देखें, जिस तरीके से हमारा टॉप ऑर्डर खेल रहा है इन कंडीशंस में, और फिर जो प्लस है कि साथ हमारे पास फास्ट बॉलिंग बैटरी बड़ी जबरदस्त है इस टाइम। वही मशरफ की वजह से वो जो एक हमारा बैलेंस का इशू होता था इन कंडीशंस में आके, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के ना होने की वजह से बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो वो भी हमें एक प्लस पॉइंट दे रहा है कि इन कंडीशंस में आके हमारी परफॉर्मेंसेस हम बेहतर दे सकते हैं और जीत सकते हैं। तो आई थिंक गोल तो अभी जाहिर है यही है कि आगे हम जहाँ पे भी खेलें, इंग्लैंड में खेलें, वेस्ट इंडीज जाना है, वहां पे हम अच्छा परफॉर्म करते जाए, इम्प्रूवमेंट लेके आए।
बेहतर से बेहतर की तरफ जाए। जहां बाबर की बात है, आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी कप्तान के लिए या प्लेयर के लिए, कि लीड फ्रॉम द फ्रंट। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एक तो टॉप ऑर्डर में जाता है और गेम को कंट्रोल करता है, और जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहा है फर्स्ट वनडे में, अगर आप देखें कि साउथ अफ्रीकन उस टाइम उन्होंने पूरी कोशिश की है, रबादा ने, नॉटरी ने, कि वो उसको अटैक करें, पीछे भी बॉल किया, बट जिस तरीके से उसने काउंटर अटैक किया, आई थिंक उससे टीम को बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंस मिलता है, और एक उससे आपके अंदर सेल्फ बिलीफ भी आती है पूरी टीम के अंदर। और फिर आप जो जो परफॉर्मेंस करते हैं तो मेरे ख्याल में आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो भी बेहतर होती है। वो कि उसके बाद इतना एक्सपीरियंस नहीं है कप्तानी का, लेकिन आई थिंक परफॉर्मेंसेस के साथ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, ये उसको टाइम देगा, अलाउ करेगा, कॉन्फिडेंस देगा, और वक्त के साथ साथ वो बेहतर होगा, और उसकी जो स्ट्रेटेजिकल मूव्स हैं वो और बेहतर होती जाएंगी। तो मेरे ख्याल में और पाकिस्तान के लिए बेहतर है, उसके लिए बेहतर है। लुकिंग फॉरवर्ड के जिस तरीके से उसने स्टार्ट किया है, होप्स हो कि इंशाल्लाह उसने जिस तरह अपनी बैटिंग में इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की है, जिस तरीके से टेस्ट पे अभी पिछले 1-1.5 साल में टेस्ट एज ए टेस्ट बैट्समैन जिस तरीके से उसने इम्प्रूव किया, आई थिंक क्रिकेटिंग सेंस और क्रिकेटिंग वो उसके पास है। होपफुली वो जितना एक्सपीरियंस होता जाएगा कैप्टनसी में भी और ज्यादा उसके बेहतरी आती जाएगी, और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। जी मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। एक तो मुबारक हो जी आपको सीरीज जीतने के लिए, बहुत शुक्रिया। और दूसरा बात से ये पूछ रहा था जी, फखर जमान का जिस तरह इमरजेंस है और जिस तरह ऊपर नीचे सेंचुरियां, फिर रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिए बनाया कि 50 वनडे में अभी तक इतने स्कोर किसी ने नहीं किया जितना फखर ने किया, तो ये थोड़े अंडररेटेड प्लेयर नहीं है, अंडररेटेड बैट्समैन नहीं है। हम एक तरफ टैग लगा देते हैं कि जी ये सिर्फ वनडे के प्लेयर हैं। एक तो उनको T20 में भी सिलेक्ट नहीं किया गया इनिशियली, फिर आपके और कप्तान की आपने जोर लगाया तो चले आगे। लेकिन अगर एक तरफ ये है कि जी ये टाइम लेके और आगे इनिंग अपनी बढ़ाते हैं, ग्राफ्ट करते हैं, दूसरी तरफ हम इनको कभी टेस्ट के लिए भी कंसिडर नहीं करते, ना हम इनको T20 के लिए करते हैं। तो ये उनका रोल आप एज T20 प्लेयर और आगे फ्यूचर में अगर आने वाले दिनों में टेस्ट प्लेयर आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की जो पिछली परफॉर्मेंस है वनडे की, काफी अरसे से चली आ रही है, इतनी कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन रिसेंटली हमने आपकी टीम ने शो किया, पाकिस्तान की टीम ने, कि मैचेस और सीरीज ये जीत सकती हैं, ऊपर नीचे हम जीत रहे हैं, आगे इंग्लैंड से खेलना है, तो आगे फ्यूचर कैसा देख रहे हैं वनडे टीम का? जी थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया। फखर पे आई थिंक मैं हमेशा कहता हूं कि जितना भी अच्छे बैट्समैन हो, कोई भी जितना भी टॉप क्लास बैट्समैन हो, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिवनेस किसी भी प्लेयर की, तो फखर एवरीबॉडी नोज के वो टेक्निकली अगर आप जिस तरह बहुत ज्यादा उसको देखें तो शायद ही हैज हिज ओन वे ऑफ प्लेइंग। उसमें आपको बुक को देखते हुए अगर कहेंगे तो ठीक है, उसकी जो बैट ग्रिप है, जो बैट स्विंग है, बैक लिफ्ट है, उसकी एक अपना तरीका है। और मेरे ख्याल में दुनिया में बड़े प्लेयर ऐसे हैं जो कि बुक से हट के खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत इफेक्टिव भी हुआ है, मैच विनर भी हुआ है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हुआ है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दैट फखर डिफरेंट है। बट जो सबसे अच्छी चीज है वो ये है कि इम्पैक्ट प्लेयर है, और उस जब भी वो रन्स करता है तो उसका जो मैच पे और मैच के रिजल्ट पे जो उसका इम्पैक्ट है वो बहुत बड़ा होता है। ये हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा, ये हमने उसके बाद भी देखा कि जब भी, और इस सीरीज में भी देखा। तो आई थिंक ऐसे प्लेयर जरूर हमें इनको देखना चाहिए, और जब कोई ऐसे प्लेयर पे वो पैचेस जरूर आ सकते हैं, अगर वो फंस गया और किसी टाइम पे स्कोर नहीं हो रहा, तो उस टाइम पे हमें बैक भी करना है और देखना है, उनकी फॉर्म को देखना है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ फॉर्म
वो बाहर हुआ है पहले भी T20 में, अनफॉर्चुनेटली उससे रन्स नहीं हुए। जैसे उसकी फॉर्म बेहतर हुई है वनडे में, क्योंकि वो परफॉर्म करता हुआ आ रहा है, तो उसका शायद कॉन्फिडेंस लेवल भी बेहतर था और इसलिए उसको बैक भी किया। और अब जब उसकी फॉर्म बेहतर है तो आई थिंक ये अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कहीं पे भी। अगर दूसरे फॉर्मेट में भी किसी के लिए रास्ता बंद नहीं होता किसी भी फॉर्मेट में, आई थिंक ऐसे प्लेयर जो आपके लिए मैच जीत सकते हैं एट देयर ओन, उनको जरूर कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए, जहां भी उनकी जरूरत है उनको यूटिलाइज करना चाहिए। मिसबा, अस्सलाम वालेकुम। दूसरा दूसरा पार्ट इसका, अस्सलाम वालेकुम मिसबा। जी वालेकुम अस्सलाम शायद। अच्छा, ओडीआई लीग में हमारी 2 अवे सीरीज जो टफ थी, एक साउथ अफ्रीका से और अब 1 जुलाई में इंग्लैंड से, तो कितना अच्छा रहा कि हमने अवे सीरीज जीत ली, इसलिए कि हमने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को होम में खेलना है ओडीआई लीग में, और 2023 वर्ल्ड कप की तरफ कितना अच्छी प्रोग्रेस है ये टीम की। जी मेरा वो बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब यंग टीम होती है, नई टीम होती है और कैप्टन आपका नया होता है, और स्पेशली हमारे लिए भी, वो हर जीत जो है वो बड़ा मैटर करती है। वो जो एक सेल्फ बिलीव बढ़ती जाती है तमाम ग्रुप की, पूरी टीम की, और आप कॉन्फिडेंट होते जाते हैं अपने डिसीजंस में भी और जब आप खेलते हैं उसमें भी। तो आई थिंक ये जीत जो है ये ऑब्वियसली इंग्लैंड में हेल्प करेगी। प्रीवियसली हम वहाँ T20 खेल के आए, टेस्ट भी खेल के आए, तो अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए। अनफॉर्चुनेटली वहां पे टेस्ट में भी जो एक अच्छा मौका था हमारे पास जो नहीं हम कर सके, बट ओवरऑल अगर देखें T20 में भी हमने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। और फिर ये जीत मिल के जो इससे कॉन्फिडेंस और बेहतरी आएगी सब प्लेयरों में भी, कप्तान में भी। लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छा परफॉर्म करें, जीतने की कोशिश करें। और जाहिर है जी अवे है या होम है, कहीं पे भी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए आपको सारी टॉप की टीमें आपको बेहतर क्रिकेट खेलनी है और आपको अपनी क्रिकेट में इम्प्रूवमेंट डे बाय डे लानी है, फिर ही आप जीतते हैं। वरना ये जरूरी नहीं कि जी हम अगर होम अवे में जीत रहे हैं तो होम में आसान होगा हमारे लिए जीतना। आई थिंक दोनों टीमें बड़ी टॉप की टीमें हैं। इंग्लैंड से भी जाहिर है हम खेलेंगे, उसके बाद न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के साथ, जहां पे भी जब भी वो लोग यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने हमें टफ टाइम दिया, बल्कि हम मोस्टली यहाँ पे भी उनसे नहीं जीत पाए। तो कोशिश यही है कि हमने उसकी तैयारी करनी है और टुवर्ड्स 2023 इट्स इम्पोर्टेंट कि हम जितनी ज्यादा से ज्यादा सीरीजें और मैचेस जीतेंगे उतनी टीम में और बेहतरी और कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर होता है। जी नेक्स्ट है याकूब साहब, अब उमर एंड अब्बास। माइक ऑफ है मेरे ख्याल में याकूब है। हेलो। जी जी अब आ रही है आवाज। जी 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 मिसबा, एक तो अब मुबारक हो आपको और आपकी टीम को कि बड़ी अच्छी विक्ट्री आई है। इसका बड़ा इंतजार था हमें कि आप ओवरसीज भी जीते। तो दूसरी एक बात है कि कल का मैच बड़ा बड़ा क्रूशियल था, तो इसको बताया कि क्या क्या रीजन थी कि आपने इस मैच में सरफराज को विकेट कीपर का रोल भी दिया, उसको खिला दिया अचानक। हालांकि क्रूशियल मैच था और 2 साल से आप कहते आ रहे हैं कि रिजवान हमारा लीडिंग जो है ना फर्स्ट चॉइस है एज ए विकेट कीपर, तो इसलिए क्रूशियल मैच में क्या वजह बनी कि ये इतना बड़ा डिसीजन लिया गया। और दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि आप ये भी देखें कि साउथ अफ्रीका टीम ने अपने 5 जो थे मेन प्लेयर उसके बगैर ये मैच खेला, फिर भी उन्होंने अच्छी फाइट की, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए सबसे पहले तो जो सरफराज की बात है, एक तो जाहिर है हम जो प्लेयर यहाँ पे यंगस्टर्स लेके आए थे मिडिल ऑर्डर में, थोड़ा सा कंडीशंस की वजह से उनको डिफिकल्टी आई और उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आपको पता है जब आप पहली सीरीज खेल रहे होते हैं और फिर कंडीशंस भी ऐसी होती हैं और सडनली आप अंडर प्रेशर हो जाते हैं, तो बेहतर यही समझा कि हम थोड़ा सा एक्सपीरियंस 2 मैचों में हमारा वो मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में कोलैप्स हुआ, तो उसकी वजह से हमने कहा कि एक लिंक जो है हमारे पास, ये इम्पोर्टेंट मैच है, एक एक्सपीरियंस प्लेयर को स्पेशली एज अ बैट्समैन हम
लेके आए मिडल में, और दूसरी उसकी रीजन ये भी थी कि थोड़ी सी पिच भी हमें लग रही थी कि ये स्लो पिच लग रही है और यहाँ पे स्पिनर्स का रोल होगा। शम्सी को उन्होंने नहीं खिलाया, बट हमें था कि शम्सी भी होगा और मे भी मार्करम भी ओवर करे और एक्स्ट्रा स्मट्स खेलेगा, वो भी उनका स्पिनर है, तो वो शायद ज्यादा स्पिन बीच में आएगी, तो हमें हमें एक ऐसा मिडल ऑर्डर में प्लेयर चाहिए एक्सपीरियंस के जो वहां पे जाके उसको नेगोशिएट कर सके। और दूसरी चीज ये थी कि जाहिर है रिजवान को एक्सपीरियंस है इस चीज का कि वो पहले भी एज ए बैट्समैन खेला और एज ए फील्डर उसने पहले भी मैचेस खेले हैं, तो इस वजह से सैफी, क्योंकि सरफराज नॉर्मली विकेट कीपिंग करता है, तो टीम के लिए हमने उसको एज ए विकेट कीपर वो रखा और रिजी को एज ए फील्डर खिलाया। तो ओवरऑल मेरे ख्याल में सिर्फ टीम की वजह से इम्पोर्टेंट मैच को देखते हुए चेंज हुई। जहां तक आप बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के प्लेयर नहीं थे और एक यंग टीम थी, तो मेरे ख्याल में ये जरूर है कि उनके प्लेयर चेंज हुए हैं, लेकिन आप देखें कि जो जो प्लेयर उनके आए हैं जिन्होंने रिप्लेस किया उनके प्लेयर्स को, जैसे इनके ओपनर आए और क्विंटन डी कॉक की जगह उनको देखें तो उन्होंने प्रीवियस सीरीज में उनको 70-80 की एवरेज है इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो के 4-5 मैच खेले हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 100 किया, स्मट्स ने रन किया, क्लासन ने रन किए हुए, सबकी 40+ की एवरेजेस हैं अपनी होम कंडीशंस में, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। यंग जो उनका कल एक प्लेयर खेला है मिडिल ऑर्डर में, उसने पीछे भी रन किए और अभी कल भी देखें बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली। ऑब्वियसली बॉलिंग में उनको ज्यादा एक नुकसान हुआ है कि उनके मेन बॉलर नहीं थे, बट स्टिल आई थिंक इन देयर ओन कंडीशंस एक टफ टीम है और उसको मेरे ख्याल में हराना यहाँ पे स्टिल आई बिलीव कि बड़ी अचीवमेंट है इस टीम की। तो हम भी अगर देखें तो हमारी भी टीम कोई बहुत एक्सपीरियंस टीम ने, नंबर ऑफ मैचेस देखे, फिर बहुत ज्यादा प्लेयरों के पहला पहला टूर है इन कंडीशंस में, तो आई थिंक उस सारी चीजों को अगर देखें तो स्टिल आई बिलीव इट्स अ बिग विक्ट्री। जी उमर अली अब्बास। थैंक यू रजा। मिस्टर भाई, हमने देखा एक मेथड था इस सीरीज में, आपको टॉप ऑर्डर पे आप ओवर रिलाय कर रहे थे, मिडिल ऑर्डर पे बेसिकली आप चाह रहे थे कि नीचे आके लड़के पावर हिटिंग करें, लेकिन हमने देखा कि टॉप ऑर्डर और बॉलर ने रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मिडिल ऑर्डर में काफी होल नजर आया, आपको काफी चेंजेस भी करनी पड़ी। हालांकि कल भी जो आपने चेंजेस की, जो आपने सरफराज को जस्टिफाई करने की कोशिश की है, इट डिडंट वर्क आउट। अगर हम देखें नंबर 5, 6, 7 की बात करें, वो भी 8 पे आके हसन ने 3-4 छक्के मारे तो गेम को स्विंग अवे किया, लेकिन देयर इज अ बिग होल इन द मिडिल ऑर्डर। तो आप समझते हैं कि आप देयर मोर क्वेश्चंस नाउ रादर देन आंसर्स? नहीं, मेरे ख्याल में क्वेश्चंस तो सिंपल है। मिडिल ऑर्डर में हमने देखना है ऑब्वियसली सरफराज, क्योंकि अभी आपको इसलिए नजर आ रहा है कि मिडिल ऑर्डर ने बल्क ऑफ द ओवर्स खेले हैं और वो जो सरफराज के लिए एक स्लॉट थी जो प्रीवियसली हमें फील हो रहा था कि 15वें 16वें ओवर में या 20वें ओवर में जब मिडिल ऑर्डर की बारी आ रही थी तो देयर वाज नो वन टू प्ले दोस 15 to 20 ओवर्स। तो बेसिकली तो उस चीज को देखते हुए एक एक्सपीरियंस बैट्समैन डाला था। ये इस मैच में तो टोटली वो सिनेरियो डिफरेंट हो गया ना कि वो हमारी 40 ओवर्स तो ऑलमोस्ट हमारी टॉप ऑर्डर खेल गई, तो इसलिए उस सिचुएशन में तो यही बनता था कि आपने जाके एक्सलरेट करना है। आई थिंक जितना भी वो खेला है उसने टीम के लिए कोशिश की कि ठीक है जी मैं जाके 100+ के स्ट्राइक रेट से खेलूं, क्योंकि हमने 300+ का रन करना, आउट इंसान होता है हो जाता है। ओवरऑल हमें जाहिर है जी नई जो एक हमारी थ्योरी थी नीचे से पावर हिटिंग और उस पावर की, वो जाहिर है हमारा 6-7 नंबर उसमें थोड़ा सा हम जो है सक्सेसफुल नहीं रहे और उसको हमने देखना है आगे। ऑब्वियसली हसन ने आके वो पावर हिटिंग की, बट आई थिंक थोड़ा सा सरप्राइज भी हुए हम कंडीशन से, नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग के स्लो पिच नजर आ रहा है, लेकिन इतना फर्स्ट इनिंग में शायद वो थोड़ा सा पिच मे बी अ लिटिल बिट मॉइस्चर था, उसकी वजह से भी वो ग्रिप ज्यादा हो रहा था और डिफिकल्टी हो रही थी। बट आई थिंक कि मैंने पहले ही कह दिया था कि ये एरिया है हमारा जिस पे हमने आगे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अनफॉर्चुनेटली वहीं नवाज या आसिफ या
दानिश जो जिनको हम थोड़ा सा सोच रहे थे डिफिकल्ट कंडीशंस यहाँ की में आके उस तरीके से नहीं कर सके, बट स्टिल फील के इनमें पोटेंशियल है, हम इनको राइट ऑफ नहीं कर सकते। बाहर की कंडीशंस, डिफिकल्ट कंडीशंस, और फिर किसी का कम बैक है, किसी की पहली सीरीज है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, बट स्टिल बिलीव कि इन्होंने पहले किया हुआ और ये आगे चल के विद एक्सपीरियंस ये चीजें कर सकते हैं। तो हम समझे कि सरफराज विल कंटिन्यू प्लेइंग इन मिडिल ऑर्डर। लेकिन ये तो डिपेंड करता है, विल सी कहाँ खेल रहे हैं, कंडीशंस कैसी हैं टीम को देखते हुए। जो भी सिचुएशन स्पेशली कंडीशंस की बहुत ज्यादा वो आपको गाइड करते हैं कि हमने कौन सी टीम खिलानी। जी मिस्टर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये कुछ जल्दी नहीं कर जाते हम यंग प्लेयर्स को मौके देने में, खास तौर पे दानिश अजीज जो है, या इससे अब्दुल्ला शफीक आए थे, उनको हमने मौका दिया था, तो इनको मुश्किल कंडीशंस की बजाय हम ज्यादातर कोशिश करें कि होम कंडीशंस में आजमाएं, ताकि इनका जो इब्तिदा में ही एतमाद है वो शेकी ना हो। और दूसरा ये कि ज़हन में ख्याल आया था कि इससे जो सिचुएशन चल रही है मिडिल ऑर्डर की, तो उसमें हफीज का ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर लिया जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि लॉन्ग टर्म अगर आपने देखना है तो फिर आप किसी भी यंगस्टर को, अगर तो आप ये सोचते हैं कि यहाँ खिला के उसको हमने अगर नहीं करता तो साइड लाइन कर देना, तो फिर तो आई थिंक ये कोई अच्छी बात नहीं। लॉन्ग टर्म अगर आप देखते हैं तो फिर आप ये देखते हैं कि चले कोई नहीं है, प्लेयर यहाँ पे नहीं भी कर सका, बट स्टिल उसको अपने प्लान्स में रखें और उसकी कैपेबिलिटी पे आकर उसको यूटिलाइज करें। तो मेरे ख्याल में ऐसे ही हम सोच रहे हैं, इन प्लेयरों को हमको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं, हमने देखना है, आगे भी लेके चलना है और चांसेस देंगे इंशाल्लाह किस तरह चलते हैं। हफीज का जहां तक बात है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा हमारा फोकस वनडे क्रिकेट में है, क्योंकि अभी 2023 में हमें वर्ल्ड कप खेलना है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम जो भी यंग प्लेयर है उनको खिलाएं, ताकि उस वक्त तक कोई भी प्लेयर इन पोजीशंस पे सेटल डाउन हो, और हम फिर 2023 में हफीज को हम अगर अब खिलाते हैं और फिर वी डोंट नो कि जी उस वक्त तक क्या सिचुएशन होगी, फिर हमारे पास वो जो अपॉर्चुनिटी है किसी और को रेडी करने की, वो भी मेरे ख्याल में हमारे पास नहीं रहेगी। थैंक यू जी। अच्छा भाई, अच्छा भाई, आपको आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है तो आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिए। रजा भाई तब तक मैं कर लूं। जी अस्सलाम। इसमें पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपको सीरीज जीते हैं। ये बताइएगा, जब आप कप्तान थे तब भी कौमी टीम का एक बड़ा इशू बैटिंग कोलैप्स रहा है, अभी भी हमें कहीं ना कहीं कोलैप्स जो है वो नजर आता है। तो आप, यूनुस खान भी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, तो इस बैटिंग कोलैप्स पे कितना काम कर रहे हैं बैट्समैनों को, क्या चीज जो है आप बताना चाह रहे हैं कि इस कोलैप्स से जो है बाहर निकले और तसलसल की तरफ आए? और दूसरा मेरा ये सवाल है कि बाबर आजम T20 में ओपनिंग रोल में हमें नजर आ रहे हैं, रिजवान ने T20 में उनका साथ दिया ओपनिंग में, तो अब जब फखर जमान और शर्जील खान टीम के अंदर मौजूद हैं, तो रिजवान और बाबर में से किसका जो बैटिंग पोजीशन है आप देख रहे हैं कि उन्हें नीचे आना पड़ेगा, या आप समझते हैं कि रिजवान बतौर ओपनिंग जो है वो अच्छा कर रहे हैं तो उन्हें उन्हीं के साथ कंटिन्यू करेंगे? देखिए इंतजार कर लें, 10 को पता चल ही जाएगा क्या करते हैं, इतनी जल्दी क्या है, दूसरी टीम को बता रहे कोलैप्स की जहाँ तक बात है तो मेरे ख्याल में अभी अगर आप देखें तो हमारे जो टॉप ऑर्डर है, फखर, इमाम, बाबर, इस टीम में मोर एक्सपीरियंस ये तीनों है, तो जो अच्छा साइन ये है कि ये लीड कर रहा है फ्रंट से और ये परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम नीचे देखें तो रिलेटिवली हमारी इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है,
तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा, थोड़ा सा ड्यू टाइम जो है वो इनको देना होगा। ये जरूर उस स्टेज तक पहुंचने के लिए इनको भी नंबर ऑफ मैचेस चाहिए। तो होपफुली हमारे पास अभी टाइम है, जो भी यहाँ पे खेलेगा थोड़ा जैसे जैसे वो खेलते जाएंगे मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी आएगी। अभी हमारे लिए एक है बड़ा कंसर्न है ये, बट आई थिंक कि हमें जरूर इस प्रोसेस को समझना चाहिए कि कोई भी कंसिस्टेंट है या उस लेवल तक पहुंचने के लिए कि जिस लेवल पे आप ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं उसको टाइम चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस चाहिए। और आई थिंक इसीलिए हम इम्पेशेंट भी नहीं है और पैनिक भी नहीं हमें करनी चाहिए, उनको वो टाइम हमें जरूर देना चाहिए। जी अच्छा भाई, प्लीज क्वेश्चन करें। जी मिसबा, आप बतौर कप्तान पहले जीते अफ्रीका के खिलाफ, अब बतौर हेड कोच भी सीरीज जीती। पहले आपका कहा जाता बड़े डिफेंसिव आप कप्तान हैं, फिर ये भी कहा गया कि एज ए हेड कोच भी आप बड़े डिफेंसिव खेलते हैं। अब तो माशाल्लाह लड़के अटैकिंग खेल के जीत रहे हैं, तो आप समझते हैं कि वो जो एक स्टिग्मा लगा था उसको दूर करने में कामयाब हो गए, या मुस्तकबिल में भी यही हमारा स्ट्रेटजी रहेगी अटैकिंग क्रिकेट की? देखिए बात ये कि मुझे लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, ये मैटर नहीं करता। वक्त के साथ आपको चलना है, और वक्त के साथ अगर आपने चलना है तो जो आजकल की वाइट बॉल क्रिकेट है, चाहे वो T20 है या ODI क्रिकेट है, वो आपको ये बिल्कुल साफ बता रही है कि भाई बैटिंग में आपने टारगेट करना है एटलीस्ट 200 रन T20 में, और अगर वनडे आप खेल रहे हैं तो आपने अराउंड कोई 350 रन करने हैं। 325-30 रन आप करते हैं तो वो एक फाइटिंग टोटल है, और अगर आपने जीतना है तो इससे भी ज्यादा करना है। तो मेरे ख्याल में आपका सर्वाइवल ही नहीं है इससे कम पे। तो जो कुछ रूल्स हैं और जो विकेट्स हैं वो भी इस तरह की हैं कि अगर आप ये तीनों मैचेस देखें तो कोई इतनी ज्यादा मार कुटाई नहीं आपको। नॉर्मल अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स खेल के अगर आप खेलते हैं और उन 50 ओवर्स को यूटिलाइज करते हैं तो 330 प्लस माइनस कोई थोड़ा आगे पीछे रन आपके बनते हैं। वही जो आपके टेक्निकली अच्छे बैट्समैन और क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हैं, वो ज्यादा जिसको कहते हैं कि बदतमीजी वाली क्रिकेट भी नहीं खेलते, वो ज्यादा सक्सेसफुल भी हैं, वो रन्स भी करते हैं और वो आपको 300 प्लस के रन्स देते हैं। तो मेरे ख्याल में यही मॉडर्न वे है क्रिकेट खेलने का, और आई थिंक अगर हमें सरवाइव करना है वाइट बॉल क्रिकेट में तो हमें इसको फॉलो करना होगा, और यही वक्त की जरूरत भी और टीम की जरूरत भी। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसी पैटर्न पे चलें और इसको फॉलो करने की कोशिश करें। जी लास्ट क्वेश्चन अजहर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, मुबारक हो एक तो सीरीज जीतने की। मेरा क्वेश्चन ये है कि वनडे सीरीज जीते हैं तो किस हद तक हम कामयाब हुए हैं मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने में? कितना सक्सेसफुल रहा प्लान जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने का था? और दूसरा T20 में जो है हम नंबर 1 रीगेन करने के लिए क्या प्लान है, उस हवाले से जरा थोड़ा सा बता दें। देखिए अभी मैंने बात की कि हमारी टॉप ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और हमें वो एक मौका दिया कि हम 300 प्लस के स्कोर करें। कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर में हमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, और अगर वो हम उसको सही तरीके से एक कनेक्शन हमें मिल जाता है टॉप ऑर्डर का मिडिल ऑर्डर के साथ, अगर लोअर मिडिल ऑर्डर के साथ, तो आई थिंक ये जो 300 प्लस के स्कोर हैं और हम इसको 25-30 रन और ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि स्टिल तो यहाँ पे मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। टॉप ऑर्डर मेरे ख्याल में बहुत अच्छा खेली है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी, और उनकी जो ओवरऑल स्ट्राइक रेट्स भी थे वो बड़े जबरदस्त थे। यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इंशाल्लाह जो T20 का भी प्लान है वो यही है। मैंने अभी बात की कि आजकल आपके पास सर्वाइवल ही नहीं है, आपने कोशिश करनी है कि आपने 200 रन करने, और 200 रन भी मोस्टली ग्राउंड्स पे और पिचेस पे सेफ नहीं है। तो मिनिमम आपने इसके अराउंड रन सोच के चलना है, अनलेस के कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि वो ऑब्वियस कोई पिचेस ऐसी डिफिकल्ट आ गई है
तो यही मोटो होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू हैव द बॉलिंग लाइनअप। आपके पास स्पेशलिस्ट बॉलर ऐसे होने चाहिए वाइट बॉल क्रिकेट में जो विकेट टेकिंग ऑप्शन हो आपकी। आजकल की क्रिकेट में जब तक बैट्समैन अंदर है, आखिरी बैट्समैन फखर जमान ने प्रूव किया दूसरे मैच में, कल के मैच में साउथ अफ्रीका ने प्रूव किया कि अनटिल आप आखिरी बैट्समैन आउट नहीं कर लेते, दूसरी टीम वो मैच से आउट नहीं होती। चाहे 11 की एवरेज है, 12 की रिक्वायर्ड है, 14 की एवरेज है। आई थिंक विद रन्स आपके पास नया बॉल, मिडल ओवर्स और पुराने बॉल पे स्ट्राइक बॉलर्स भी जरूरी हैं, और इसी पे काम भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे जी, थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका ज्वाइन करने का थैंक यू मिस हो गया।